हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय है स्थिर वैद्युत बल। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आवेश की परिभाषा और उसके प्रकार एवं गुण। आवेश को जानने से पहले हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। देखिए, साधारण सी बात है कि जब हम किसी कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तो उस कंघी में हल्के हल्के कागजों को या धूल को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। यह गुण एक प्रकार का बल होता है। यह बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से भिन्न होता है। ठीक है, तो इस संबंध में सबसे पहले जो हमारे वैज्ञानिक थे वो वैज्ञानिक थे थेल्स। यानी 6वीं शताब्दी में यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने पता लगाया कि एक एम्बर नामक जो पदार्थ होता है, इसको यदि हम ऊनी कपड़े से रगड़ें तो ये हल्की पदार्थों यानी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न कर लेता है। ये जो पदार्थ होता है यह समुद्र के किनारे पाया जाता है। थेल्स के बाद सैकड़ों वर्षों तक इस प्रयोग में किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर इसके बाद 16वीं शताब्दी में एक चिकित्सक थे विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने यह कहा कि एम्बर के अलावा या एम्बर के समान और भी ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें आपस में रगड़ने पर या किसी ऊनी कपड़े से रगड़ने पर उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे एम्बर के अलावा कांच हुआ या रेशम हुआ। यदि हम रेशम के कपड़े को कांच से रगड़ेंगे तो दोनों पदार्थ आवेशित हो जाते हैं। यानी कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इसको हम और व्याख्या के रूप में बताएंगे अभी आगे। इसके बाद फिर 1646 में एक थॉमस ब्राउन थे। थॉमस ब्राउन ने यह कहा कि जिन पदार्थों में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, यह गुण एक प्रकार की ऊर्जा है। उसमें एक ऊर्जा होती है जिसके कारण वो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न करता है। तो उन्होंने आवेश की परिभाषा या विद्युत की परिभाषा इस प्रकार दी कि उस ऊर्जा को जिनमें हल्के पदार्थों में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाए उन्हें विद्युत कहते हैं। ठीक है, ये विद्युत जो होता है एक प्रकार का आवेश ही होता है। तो उस पदार्थ को या जिन पदार्थों में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाए उसे विद्युन्मय कहते हैं। यानी जो पदार्थ आवेश को धारण कर लेता है वस्तु विद्युन्मय कहलाती है। विद्युन्मय का मतलब होता है कि उस पदार्थ ने आवेश को धारण कर लिया है। ठीक है, इसके बाद आप समझेंगे कि आवेश किसे कहते हैं। आवेश एक भौतिक राशि होती है जिसके आयत कर लेने पर वह पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है, यानी वो आवेशित हो जाता है। ठीक है, और विद्युत गुण दर्शाने लगता है। यानी उसमें वो पदार्थ ऋणावेशित है या धनावेशित है, दोनों प्रकार का आवेश होता है। तो यह गुण बहुत दर्शाने लगेगा। आप पढ़ते हैं आवेश की परिभाषा आपने बता दी अभी। तो आवेश की परिभाषा हम कैसे बताते हैं कि आवेश एक भौतिक राशि है जिसको आयत कर लेने पर वह पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है और विद्युत गुण दर्शाने लगता है। ठीक है, आवेश की प्रकार पढ़ते हैं। आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बताते हैं आवेश की परिभाषा को हम लिख के बता दें। आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है तथा वह विद्युत गुणों का प्रदर्शन करने लगता है। आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। यानी आवेश को हम कूलाम से दर्शाएंगे जिसका संकेत C होता है। आवेश का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है AT। यानी इसमें द्रव्यमान तो होता नहीं है, इसमें या तो धारा होती है और साथ में समय होता है। ठीक है, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश से परिमाण को व्यक्त करता है। आवेश जो होता है वो कूलाम में या तो न्यूनतम कूलाम में होगा या फिर अधिकतम कूलाम में आवेश होगा। तो इसमें परिमाण होता है, इसमें दशा का महत्व नहीं होता है। तो इसलिए आवेश अदिश राशि होती है। आवेश का मात्रक कूलाम है। यह अदिश राशि होती है। इसका विमीय सूत्र m0 L0 T। यानी जो कूलाम होता है इसका मात्रक होता है और इसका जो विमीय सूत्र होता है वो होता है AT। ये कैसे आता है? देखिए, इसमें आवेश का जो सूत्र होता है आवेश बराबर धारा गुणे समय। यानी ये विद्युत धारा होती है वही धारा की। तो Q बराबर A × T। धारा का जो विमीय सूत्र होता है A और समय का विमीय सूत्र है T। इसमें द्रव्यमान और लंबाई का कोई महत्व नहीं होता है, होते नहीं इसमें। ठीक है, तो आप इसका आवेश की परिभाषा को आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं आवेश के प्रकार। देखिए, आवेश जो होता है वो आवेश दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है आप लोगों को पता होगा धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। ठीक है, तो इसे हम प्रयोग के माध्यम से समझाते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए एक कांच की छड़ है। इसके लिए हम कांच की छड़ लेंगे, दो पदार्थ को लेंगे तभी पता चलेगा कि इसमें आवेश कहाँ से कहाँ जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं वो पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कैसे जाते हैं। ये आपका है रेशम का कपड़ा। ठीक है,
जब कांच की छड़ को रेशम कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच के जो ऋणावेश होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कांच की छड़ से रेशम कपड़े में चले जाते हैं यानी स्थानांतरित हो जाते हैं। तो जब कांच की छड़ को रेशम कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की जो अंदर परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कांच की छड़ से निकालकर रेशम कपड़े में चले जाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की होगी अधिकता। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो पदार्थ उसी आवेश को धारण कर लेगा, यानी ये रेशम कपड़ा जो है ऋणावेश हो जाएगा। और कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ऋणावेश की कमी हो गई, तो इसमें धनावेश की मात्रा क्या है इसमें ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर कांच की छड़ कैसे जाएगी? धनावेश हो जाएगी, यानी कांच की छड़ धनावेश हो जाएगी और रेशम कपड़ा जो होगा वो ऋणावेश हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। फिर से बताता हूँ, जब कांच की छड़ को रेशम कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ के जो ऋणावेश होते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कांच छड़ से निकलकर रेशम कपड़े में चले जाते हैं। तो वहाँ तो उतनी इलेक्ट्रॉन की कांच छड़ में क्या कमी हो जाती है और उन छोड़े हुए स्थान पर धनावेश आ जाता है, यानी कांच छड़ से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उन इलेक्ट्रॉन के स्थान पर धनावेश समावेश हो जाता है। तो जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ यानी ऋणावेश की संख्या यहाँ होती है उतनी मात्रा में धनावेश की संख्या भी यहाँ होती है, यानी दोनों का जो बीजी योग होता है वो शून्य होता है। अगर मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा निकल गए तो यहाँ पर 10 क्या होंगे? प्रोटॉन, यानी धनावेश उस जगह पर आ जाएंगे। इनका अगर योग देखा जाए तो यहाँ पे इनका योग जो होता है वो शून्य होता है, क्योंकि माइनस में इलेक्ट्रॉन है और धनावेश प्रोटॉन होते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? शून्य। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यानी ऋणावेश और धनावेशों का बीजी योग होता है वो शून्य होता है, क्योंकि परमाणु जो होता है वो एक प्रकार से उदासीन कण है। उदासीन क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है परमाणु के अंदर उतनी मात्रा में प्रोटॉन की संख्या होती है, तो दोनों का बीजी योग होता है वो शून्य होता है। ठीक है, इसके बाद तो अब समझते हैं कि यहाँ पे जब कांच की छड़ में कौन सा आवेश आया? धनावेश, और रेशम कपड़े में कौन सा आवेश आया? ऋणावेश। तो यहाँ पे धनावेश की जो परिभाषा होगी, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच में उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच में उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं, क्योंकि हमने रेशम कपड़े से रगड़ा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की जितनी इलेक्ट्रॉनिक कमी हुई है उसके स्थान पर धनावेश आ जाते हैं, जिससे ये पूरी छड़ धनावेश हो जाती है और यहाँ रेशम कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। अब ये इस बात पर निर्भर करती है कि किसके, क्योंकि यहाँ पे जो पदार्थ होते हैं वो अलग अलग प्रकृति के होते हैं। इनके परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षा में बंधे रहते हैं कांच की तुलना में। कांच के अंदर जो परमाणु हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षा से जल्दी बाहर निकल आते हैं, मुक्त हो जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम कपड़े में पहुँच जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप चलते हैं ऋणावेश। ऋणावेश किसे कहते हैं? तो यहाँ पे रेशम है, रेशम ऋणावेशित हो गया है, तो हमें रेशम के माध्यम से परिभाषा लिखनी है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो रेशम में उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। तो ये होगी आपकी ऋणावेश की परिभाषा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये धनावेश ऋणावेश की परिभाषा समझ में आई होगी। तो आवेश के प्रकार मैंने समझा दिए हैं, इसके आगे समझाने के लिए मुझे बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ क्या होने लगते हैं? एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ये बात सत्य है, क्योंकि कांच के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है वो कांच की छड़ से रेशम कपड़े में हो जाते हैं। जितने संख्या में इलेक्ट्रॉन रेशम कपड़े में जाते हैं उतनी संख्या में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कमी हो जाती है, तो उनके स्थान पर धनावेश आ जाते हैं। तो जितने कांच में धनावेश की संख्या होती है उतनी परिमाण में रेशम में ऋणावेश की संख्या होती है। दोनों का जो बीजी योग होता है वो शून्य होता है, मात्रा समान होती है। ठीक है, तो इसमें ये बताना है हमको कि आपकी जो रेशम कपड़ा है वो ऋणावेशित हो चुका है। अगर यदि हम इसी की तरह दूसरे पदार्थ लें, जैसे कि कांच की जगह पर हम एवोनाइट की छड़ लिया है, यह एवोनाइट की छड़, तो एवोनाइट की छड़ में हम रेशम कपड़े को यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों पदार्थ एक ही प्रकृति के हैं, क्योंकि दोनों ही बद्ध इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत आते हैं कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल नहीं पाते, तो इसके लिए हमें ऊनी कपड़ा लेना पड़ेगा। जब कांच की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो यहाँ पे ऊनी कपड़े के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊनी कपड़ा से निकलकर एवोनाइट की छड़ में चले जाते हैं।
जिससे एवरेट की क्षण में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिससे एवरेट की क्षण ऋणावेशित हो जाती है और ऋणी कपड़ा जो होता है वो धनावेशित हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों पदार्थों के बीच अलग अलग प्रकृति है, वो अलग अलग है, ठीक है, यानी इसकी धारण करने की प्रकृति अलग अलग है। तो यहाँ पे एवरेट की क्षण से अगर ऊनी कपड़े को रगड़ेंगे तो यहाँ पे ऊनी कपड़े के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसमें से निकल के एवरेट की क्षण में चले जाएंगे, जिससे एवरेट की क्षण ऋणावेशित और ऊनी कपड़ा धनावेशित हो जाता है। तो इस तरह से हमें आवेश के प्रकार चलते पता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश एक ऋणावेश, ठीक है। अगर दो धनावेश अगर आमने सामने उसको लाएंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, अगर दो ऋणावेश सामने सामने लाएंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि एक पदार्थ में धनावेश और दूसरे पदार्थ में ऋणावेश लाएंगे तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। बात समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो आवेश के प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। धनावेश कैसे उत्पन्न होगा? कांच की छड़ में, और यहाँ पे धनावेश उत्पन्न कहाँ होगा? ऊनी कपड़ा में, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति अलग अलग है दो पदार्थों की, यहाँ पे दो पदार्थों की प्रकृति अलग अलग है। तो सन 1706 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये ज्ञात किया कि जो कांच में जो आवेश आता है, यानी इस कांच में जो आवेश उत्पन्न होता है धनावेश, इस आवेश को कहा उन्होंने कांचाभ आवेश। कौन सा आवेश? कांचाभ आवेश, कांचाभ आवेश। और जो रेशम कपड़े में जो आवेश उत्पन्न हुआ है इनको बोला उन्होंने रेजनी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये कहा था कि जो कांच में जो आवेश उत्पन्न होता है वो कांचाभ आवेश कहलाएगा और जो रेशम कपड़े में आवेश आता है उसे हम रेजनी कहेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद चलते हैं हम आवेश के गुण। देखिए आवेश के गुण का अर्थ होता है कि आवेश में क्या खूबी है, यानी वो किस तरह से उसकी अंदर खूबी होती है। तो आवेश में तीन प्रकार के गुण होते हैं। पहला गुण जो होता है वो है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, देखिए क्वांटीकरण का अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉनों का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण होना। अब वो स्थानांतरण किस रूप में हो रहा है ये समझना हमें क्वांटीकरण में। देखिए ये आपका पदार्थ है, ठीक है। पदार्थ में आवेश की कुल मात्रा होती है, वो होती है आपकी क्यू। इसके बाद इस एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, क्योंकि प्रकृति में पदार्थ में जो न्यूनतम से न्यूनतम जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो पदार्थ है वो विभिन्न आसन्न कणों से मिलकर बना है। तो उस कण में जो एक इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो होगा -1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। तो ये जो क्यू है ये है पदार्थ में आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। तो यहाँ पे ई है क्या? एक इलेक्ट्रॉन में आवेश की मात्रा, एक इलेक्ट्रॉन में आवेश की मात्रा। और यहाँ पे जो एक संख्या आती है वो है एन। तो एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो किसी पदार्थ, किसी आवेशित पदार्थ में आवेश की मात्रा, किसी आवेशित पदार्थ में आवेश की मात्रा है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा पूर्ण गुणज में होती है। यानी अगर हम इसे कांच की छड़ से अगर हम रेशम कपड़े को रगड़ेंगे, यानी आपका रेशम कपड़ा है, ये आपकी कांच की छड़ है, रेशम कपड़े से कांच छड़ को रगड़ते हैं। अभी हमने इसके फिलहाल पिछले में बताया हमने किस तरह से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कांच की छड़ से रेशम कपड़े में चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो पूर्ण संख्या के रूप में स्थानांतरण होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन में पूर्ण संख्या लगती है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, या तो एक इलेक्ट्रॉन के रूप में, या दो इलेक्ट्रॉन के रूप में, या तीन इलेक्ट्रॉन के रूप में, या चार इलेक्ट्रॉन के रूप में, डॉट 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 अनंत रूप से इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। यानी इसको हम इलेक्ट्रॉन को हम कंटिन्यूस के रूप में स्थानांतरण नहीं कर सकते। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस क्रम में चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे अनंत, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पूर्ण संख्या के पूर्ण गज में स्थानांतरण होते हैं। इसकी परिभाषा है आवेश क्वांटीकरण की। किसी आवेशित पदार्थ में आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन में आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है। यानी पूर्ण गुणज का अर्थ होता है कि पूर्ण संख्याएं जीरो से लगा के इतनी संख्या होती हैं। गुणज माने होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या के साथ क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के साथ आवेश की मात्रा लगती है एक इलेक्ट्रॉन पर। जैसे मैं बताता हूँ, यदि पदार्थ में आवेश की मात्रा Q हो तो यहाँ पे सूत्र होता है क्वांटीकरण हल करने के लिए Q = Ne। इस सूत्र के माध्यम से हम किसी पदार्थ में आवेश की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। क्वांटीकरण का होता है कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी हो, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या कमी है, इसको पता करने के लिए हम क्वांटीकरण के सूत्र से हम उसको हल कर सकते हैं, जो हम आपकी सामने उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। तो यहाँ पे Q क्या है हमने बताया है, Q है पदार्थ में आवेश की मात्रा, पदार्थ में आवेश की मात्रा। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे कि N = 1 2 3 4 5 और यहाँ पे E क्या है, E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा,
तो मैंने बता दिया कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है कितनी होती है, -1.6 × 10⁻19 कूलम। यानी प्रकृति में पदार्थ में न्यूनतम से न्यूनतम आवेश जो होता है वो होता है ये वाला मान 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसे याद रखना, इसके बगैर हम क्वांटिटी की गणना नहीं कर सकते। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, यानी हमने क्या किया, रेशम कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ा, ठीक है, तो कांच की छड़ धनावेशित हुई और रेशम कपड़ा क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। तो ये होने से पहले क्या हुआ होगा, आवेश का क्वांटीकरण हुआ, यानी इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण संख्या में स्थानांतरण हुआ है, तभी जाके ये पदार्थ क्या हुआ, आवेशित हुआ है। जैसे अगर हम मान लीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं तो पदार्थ में आवेश की मात्रा क्या होगी, Q बराबर यहाँ पे N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कितना इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की लगाएंगे संख्या 1, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी है, 1.6 × 10⁻19, ये माइनस में है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। एक बात बतानी मुझे कि यहाँ पे सूत्र में जो है प्लस और माइनस दोनों लगेंगे, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन में होता है धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा अगर इतनी होती है तो प्रोटॉन में भी आवेश की मात्रा, क्योंकि धनावेश में होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम, प्रोटॉन का भी आवेश का मात्रा होता है। बस यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। तो यदि प्रोटॉन की बात होगी यानी E+, तो प्रोटॉन में आवेश की मात्रा होती है प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। इसलिए सूत्र में क्या लग जाता है, प्लस माइनस दोनों रहता है इसमें। यदि हम इसे गुणा करेंगे तो इसका आएगा -1.6 × 10⁻19 कूलम, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा जो होती है, जो हमने बताई थी वो निकली। अगर मान लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, कांच की छड़ से रेशम कपड़े में जाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सूत्र में मान लग दीजिए, तो Q बराबर, यानी यहाँ पे माइनस डालेंगे, माइनस संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन संख्या 2, आवेश कितना 1.6 × 10⁻19, तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 6 में, 1.6 में, तो 2 6 12, 2 1 2 1 3, यानी ये आपके पदार्थ में यानी रेशम कपड़े में आवेश की मात्रा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला जो टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण समझ आया होगा। मैं इसको फिर से एक बार बताता हूँ। इसकी परिभाषा है, किसी आवेशित पदार्थ में आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्वज में होती है। यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, सतत रूप से नहीं होता है, पूर्वज के रूप में होता है। पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसी संख्या बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन। इस तरह से संख्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इसे कहते हैं क्वांटीकरण, ठीक है। किसी पदार्थ में आवेशित होने का जिम्मेदार कौन है, इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है। और ध्यान रखना इसमें जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो स्थानांतरण कभी बटे में होता है, 1/2 इलेक्ट्रॉन, 1/3/2 इलेक्ट्रॉन या 5/2 इलेक्ट्रॉन, इस भिन्न के रूप में नहीं होता है, वो सिर्फ पूर्ण संख्या के रूप में होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो आप इस परिभाषा पर नोट कर सकते हैं और साथ में सूत्र को भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो इसका विशेषता है सेकंड नंबर की, वो है आपकी आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है। देखिए यहाँ पे आवेश संरक्षण का नियम जो है वो आप पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा, आवेश संरक्षण, क्योंकि 11वीं क्लास की भौतिकी में आपका पहले चैप्टर में आवेश संरक्षण का नियम दिया है, तो मैं भी अभी समझाता हूँ आपको। यहाँ पे आवेश संरक्षण का होता है कि किसी निकाय का, यानी किसी विलगित निकाय का जो कुल आवेश होता है वो सदैव शून्य होता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव क्या होता है, शून्य होता है, यानी विलगित निकाय का कुल आवेशों का जो योग होता है वो शून्य होता है। कैसे होता है, जैसे मान लीजिए यदि हम किसी कांच की छड़ को लें और रेशम कपड़े को लें, हमने इसका पहले फिर से प्रयोग किया था, फिर से प्रयोग कर रहे हैं, पिछली बार में प्रयोग किया था, बताया था आपको कि दोनों का जो आवेश होता है उसका योग शून्य होता है। जब कांच की छड़ को रेशम कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेशम कपड़े में चले जाते हैं, तो रेशम कपड़ा रहता है ऋणावेशित और यहाँ पे कांच की छड़ होती है वो जाती है धनावेशित। तो मुझे बताइए कि जिस स्थान पर धनावेश में आ गई थी, मान लीजिएगा 10 धनावेश हैं, तो उसी परिमाण में यहाँ पे क्या होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे इनका जो बीजी योग होता है वो शून्य होता है, क्योंकि 10 आपके इलेक्ट्रॉन हो गए और 10 आपके प्रोटॉन हो गए, तो इनका योग क्या होगा, शून्य, यानी कट जाएंगे। तो इनका जो हल होगा वो शून्य होगा, यानी इनका जो आवेशों का बीजी योग होता है वो शून्य होता है। तो यहाँ पे आवेश क्या नहीं होता है, हास नहीं होता है, आवेश यहाँ संरक्षित रहता है। तो किसी विलगित निकाय का जो कुल आवेश होता है, यानी कि विलगित निकाय का कुल आवेश होता है वो शून्य होता है। ये आवेश संरक्षण का नियम है। तो आवेश संरक्षण के नियमानुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव शून्य होता है। उदाहरण के तौर पे हम ये ले सकते हैं कि जब कांच की छड़ को रेशम कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रेशम कपड़े में चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ धनावेशित और रेशम कपड़ा ऋणावेशित रहता है। इनका जो टोटल यानी इनका जो आवेश का बीजी योग होता है वो शून्य होता है, जो कि रगड़ने से पहले भी था। हम आपको बता दे रहे कि सामान्य तौर पर जो वस्तुएं हैं वो उदासीन होती हैं जब तक कि उसको कोई आवेश, एक्स्ट्रा आवेश ना दिया जाए। तो सामान्य रूप से वस्तुएं हमारे आसपास के पदार्थ कैसे उदासीन हैं, तो उदासीन रगड़ने से पहले भी थे और रगड़ने के बाद भी इनका योग क्या होगा, शून्य होगा। तो इसे कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है। इस नियमानुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, विलगित का होता है कि किसी भी बाह्य क्षेत्र या बाह्य विद्युत क्षेत्र से बाहर हो, यानी इसमें किसी प्रकार का बाह्य बल ना लगे, एक प्रकार से सभी विद्युत क्षेत्र या कोई बाह्य बल से अलग हो, इसमें किसी प्रकार कोई आवेश ना हो, उसे बोलते हैं विलगित, पृथक्कृत। तो विलगित निकाय यानी उदासीन, विलगित निकाय का कुल आवेश शून्य होता है। ये आवेश संरक्षण का नियम है।
यानी हम आवेश को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसे विभिन्न विधियों द्वारा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बदल सकते हैं, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसके बाद अब इसमें उदाहरण भी है। उदाहरण हमने समझा दिया है, आप नोट कर सकते हैं कि जब कांच की छड़ को रेशम कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेश हो जाती है और रेशम कपड़ा ऋणावेश हो जाता है। तो कांच की छड़ और रेशम कपड़ा में जो आवेशों का योग होता है वो शून्य होता है, जो कि रगड़ने से पहले भी था। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा जो है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, योज्यता का अर्थ होता है बीजीय योग। ठीक है, यानी हमें आवेशों को जोड़ना है। तो देखिए कोई पदार्थ है तो पदार्थ में क्या होते हैं, विभिन्न कण होते हैं। तो पहले पदार्थों में कुल आवेश होता है और इनके अंदर जो विभिन्न समस्त भागों में जो कण हैं उन कणों में क्या होता है, आवेश उपस्थित होता है। तो उन आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है पदार्थ का आवेश। तो किसी पदार्थ का जो कुल आवेश होता है उस पदार्थ के अंदर विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त कणों के आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, किसी पदार्थ का कुल आवेश यानी Q बराबर उसके अंदर समस्त भागों में विभिन्न कणों के अंदर आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए पदार्थ के अंदर उपस्थित समस्त आवेश कौन कौन से ले लें हम, Q1, Q2, Q3, Q4 तो हमें क्या करना है, किसी पदार्थ का हमें कुल आवेश निकालना है। तो Q बराबर इन समस्त कणों में उपस्थित जो आवेश होंगे इनका हम बीजीय योग कर लेंगे, यानी इनको जोड़ देंगे हम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डॉट Qn तक। तो ये क्या है आपका आवेशों की योज्यता। अगर हम इसमें Q1 का मान 2e रख दें, Q2 का मान 1e रख दें, Q3 का मान -2e रख दें और Q4 का मान रख दें हम +7e, तो हमारे पास पदार्थ का कुल आवेश क्या मिलेगा हमें, 2e प्लस 1e -2e प्लस 7e। तो देखिए यहाँ पे 2e 1e और 7e कितने हो गए, 10 e माइनस के 2e। तो Q बचेगा 2 में से कितने गए, 2 तो यहाँ पे 8e यानी 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो यानी इसमें आवेश की जो मात्रा है, यानी इसमें जो पदार्थ में कुल आवेश होगा वो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आवेशों की योज्यता बना सकते हैं। तो आज आप लोगों ने पढ़ा आवेश की परिभाषा, उसके प्रकार और आवेश के गुण। ठीक है, अगर दो आवेश आपस में होंगे या उनके पास लाएंगे तो उनके बीच बल लगता है, वो बल होता है स्थिर विद्युत बल। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। ये स्थिर विद्युत बल दोनों प्रकृति का होता है। अगर समान आवेश होगा तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, अगर अलग अलग आवेश होंगे प्लस या माइनस या धनावेश या ऋणावेश तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। तो स्थिर विद्युत बल दोनों प्रकृति का होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। इसका अगला चैप्टर पढ़ने के लिए हम फिर रिकॉर्ड करेंगे और इसका अगला भाग पढ़ने के लिए हम कल फिर आप लोगों के लिए आएंगे और पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, खुश रहें।